आज शुरुआत हम इसी चैप्टर से करेंगे। इसमें पहला प्रश्न जो आज हम करने जा रहे हैं वो है निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए एवं उनके सूत्र व इकाइयाँ बताइए। मतलब आपको निम्न डेफिनेशन देनी है इनकी और उनके क्या फॉर्मूले हैं और क्या यूनिट्स हैं वो बताना है। तो इसमें कौन कौन से हमारे प्रश्न चीज़ें हैं जिन्हें हमें परिभाषित करना है? नॉर्मलता, मोलरता, मोललता और मोल प्रभाज, पीपीएम। इन पांचों चीज़ों को हम परिभाषित करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं नॉर्मलता, मोलरता और मोललता को। इनको समझाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कुछ चीज़ है जो समझाना चाहूँगी। ये सभी विलयन की सांद्रता को बताते हैं। अब विलयन क्या होता है? तो विलयन मतलब जब हम विलेय और विलायक को मिलाते हैं और दोनों को मिलाने पर समांगी मिश्रण बन जाता है, तो उस समांगी मिश्रण को हम कहते हैं विलयन। विलेय वह अवयव जो कम मात्रा में होता है वो विलेय कहलाता है और वह अवयव जो अधिक मात्रा में होता है विलायक कहलाता है। विलायक और विलेय के मिलाने पर जो कैसा मिश्रण बनता है, समांगी मिश्रण जो बनता है, उस समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। विलेय किसको कहते हैं? तो जिसकी मात्रा कम होती है। विलायक किसे कहते हैं? तो जिसकी मात्रा अधिक होती है। किसी भी विलयन में जब हम कितना विलेय कितने विलायक में घुला है ये बताते हैं, कितने ग्राम विलेय कितने लीटर विलायक में घुला है ये बताते हैं, तो उसे हम उसकी कहते हैं सांद्रता। और इस सांद्रता को दर्शाने के ही अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग शब्द हैं। नॉर्मलता, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज और पीपीएम। तो लेट्स स्टार्ट। ये बेसिक था जो आपको पता होना चाहिए था। तो अब हम देखते हैं कि नॉर्मलता, मोलरता मतलब कितना विलेय कितने विलायक। विलेय को अलग बताएंगे तो कुछ बताएंगे तो वो नॉर्मलता कहलाएगी। विलेय किसी और में रहेगा तो मोलरता होगी, मोललता होगी। तो ये अब हम देखेंगे कि कब हम नॉर्मलता बोलते हैं, कब मोलरता बोलते हैं, कब मोललता बोलते हैं। देखिए, इसे याद करने के लिए आपको ये बात ध्यान रखना है कि नॉर्मलता, मोलरता, मोललता को मैं पहले आपको याद कराती हूँ। नॉर्मलता तो पहले हम ये तीनों याद करेंगे। नॉर्मलता, मोलरता, मोललता। नॉर्मलता जो है इसे कैपिटल एन से शो करते हैं, मोलरता को कैपिटल एम से शो करते हैं और मोललता को स्मॉल एम से दर्शाया जाता है। अब नॉर्मलता वर्ड हम कब यूज़ करते हैं? तो किसी विलायक के, देखिए मैंने आपको ही कहा कितना विलायक में कितना विलेय घुला है, ये यदि हमने बता दिया तो हमने उस शब्द को डिफाइन कर दिया। तो किसी विलायक के 1 लीटर या 1000 ml दोनों में से कुछ भी हम बोल सकते हैं। विलायक को पहले बोलना है, विलेय को बाद में बताना है। तो किसी विलायक के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। इसी तरह किसी विलायक के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, यहाँ विलेय किसमें है? मोलों की संख्या में, मोलरता कहलाती है। मतलब कितने विलायक में कितना विलेय उपस्थित है, यदि हमने ये बता दिया तो हमने सांद्रता बता दी। नॉर्मलता के दौरान विलेय की क्या लिए जाते हैं? ग्राम तुल्यांकी भार लिए जाते हैं। मोलरता में मोलों की संख्या, ऊपर ग्राम तुल्यांकी भार है, 2 बार मोलों की संख्या है, 2 बार लीटर है, नीचे बार किलोग्राम है। तो इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ग्राम तुल्यांकी भार, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। नॉर्मलता, मोलरता, मोललता, इसमें आप कंफ्यूज ना हो इसलिए नीचे याद रखिए कि मोलरता, मोललता में तो ऊपर नीचे लता लता है और बीच में ये रता है। तो नॉर्मलता, मोलरता, मोललता। क्लियर है? तो किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। इसे कैपिटल एन से शो करते हैं। इसकी इकाई, तो जो विलेय है वो ऊपर और जो विलायक है वो नीचे। तो ऊपर क्या है? ग्राम तुल्यांक और नीचे क्या है? लीटर। क्लियर है? तो किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। इसे कैपिटल एन से शो करते हैं। इसकी इकाई ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होती है। आपने ये याद कर लिया और ये चार्ट याद है तो आप बाकी परिभाषाएं आराम से लिख सकते हैं। किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल एम से शो करते हैं। इसकी इकाई जो ऊपर है मोल और नीचे क्या है? लीटर। तो इसकी इकाई मोल प्रति लीटर होती है। विलायक को हमेशा आपको विलयन के जो कुल द्रव्यमान है उसको नीचे लिखना है। मोललता कैसे परिभाषित करेंगे? तो किसी विलायक के या विलयन के 1000 ग्राम में उपस्थित
विलेय के मोलों की संख्या उसकी मोललता कहलाती है। इसे कैपिटल M से शो करते हैं। इसकी इकाई मोल प्रति किलोग्राम होती है। किसी विलयन के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। इसे कैपिटल M से शो करते हैं। इसकी इकाई मोल प्रति किलोग्राम होती है। चलिए अब देखते हैं। आई थिंक ये तीनों की परिभाषाएं आपको क्लियर हो गई होंगी। मतलब 1 लीटर में हमने विलेय के ग्राम तुल्यांकी भार घोले हैं तो वो नॉर्मलता कहलाएगी। 1 लीटर में विलेय के मोल घोले हैं तो मोलरता कहलाएगी। 1 किलोग्राम में विलेय के मोल घोले हैं तो मोललता कहलाएगी। मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति लीटर, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर इनकी इकाइयाँ हो जाएंगी। नॉर्मलता को कैपिटल N से, मोलरता को कैपिटल M से और मोललता को स्मॉल m से दर्शाते हैं। अब इन तीनों के सूत्र हम कैसे याद करेंगे ये हम देखते हैं। तो इनके सूत्रों में नॉर्मलता में विलेय का भार गुणित 1000 इंटू विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार। पदार्थ के भार को हमें उसके किससे भाग देना पड़ेगा? ग्राम तुल्यांकी भार से, गुणित विलयन का आयतन, क्योंकि हमने यहाँ लीटर लिया है तो विलयन का आयतन ml में, क्योंकि हम ऊपर 1000 का गुणा कर चुके हैं। तो विलेय का भार गुणित 1000, विलेय के ग्राम तुल्यांकी भार जो यहाँ है वो आपको नीचे लिखना है, गुणित विलयन का आयतन ml में। विलेय के भार को WB से दर्शाते हैं। तो संक्षेप में यदि हम सूत्र लिखें तो WB इंटू 1000 विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार इंटू V विलयन का जो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, वो किस में? ml में। इसी तरह देखिए मोलरता में क्या था? विलेय के मोलों की संख्या थी। मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? तो पदार्थ के भार को उसके अणुभार से भाग दे दें तो मोलों की संख्या मिलती है। इसलिए यहाँ भी ऊपर विलेय का भार गुणित 1000, ग्राम तुल्यांकी भार की जगह क्या हो जाएगा? अणुभार, क्योंकि हमें मोलों की संख्या चाहिए। पदार्थ के भार को उसके अणुभार से भाग दे दें तो मोलों की संख्या मिल जाती है। गुणित 1000, यहाँ आयतन है इसलिए विलयन का आयतन रहेगा। ये पोर्शन इन दोनों में एक समान रहेगा। विलयन का आयतन ml में, विलेय का भार गुणित 1000, ग्राम तुल्यांकी भार इंटू विलयन का आयतन। यदि ग्राम तुल्यांकी भार है तो नॉर्मलता, और यदि हम अणुभार से भाग दे रहे हैं तो मोलरता। मोलरता में क्या होगा? मोलों की संख्या तो यहाँ भी है तो विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणित 1000 वैसा ही रहेगा, लेकिन हमने यहाँ विलायक को किस में लिया है? तौल कर लिया है, किलोग्राम में लिया है, इसलिए यहाँ विलायक का द्रव्यमान रहेगा। क्योंकि हम ऊपर 1000 का गुणा कर चुके हैं इसलिए ये किस में रहेगा? ग्राम में। तो इनको ml में, यदि आप 1000 ऊपर लिख रहे हैं तो ये ज़रूर से ml में होनी चाहिए और ये किस में होना चाहिए? ग्राम में। इनके संक्षेप सूत्र जो है WB इंटू 1000 तीनों में रहेगा। यहाँ जहाँ ग्राम तुल्यांकी भार है वहाँ ग्राम तुल्यांकी भार इंटू V, मोलों की संख्या है तो अणुभार इंटू V, मोलों की संख्या है तो अणुभार इंटू, क्योंकि विलायक किलोग्राम में है, WA। क्लियर है? तो नॉर्मलता बराबर विलेय का भार गुणित 1000, विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार गुणित विलयन का आयतन ml में। संक्षेप में इसे लिखेंगे WB इंटू 1000। WB किसको बता रहा है? विलेय के भार को। ग्राम तुल्यांकी भार किसका लेना है? विलेय का इंटू V को किस में कन्वर्ट करना है? ml में। इसी तरह मोलरता का सूत्र विलेय का भार गुणित 1000, मोलों की संख्या थी इसलिए अणुभार से भाग दिया, विलयन का आयतन ही था इसलिए लीटर में लिया, ml में 1000 का गुणा कर चुके हैं। m विलेय का भार इंटू 1000 अपॉन विलेय का अणुभार इंटू विलायक का द्रव्यमान ग्राम में। इस मोलरता का बहुत आगे जाकर उपयोग आएगा। तो मोलरता का सूत्र WB इंटू 1000 MB अपॉन MB इंटू WA, WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA, जहाँ B जो है विलेय को और A जो है वो विलायक को बताता है। तो ये विलेय का भार, विलेय का अणुभार, विलायक का भार या द्रव्यमान, जो भी आप बोले। तो इस तरह आपके 3 शब्द नॉर्मलता, मोलरता, मोललता पूरे हुए, जिनकी परिभाषाएं आपको मैं बता चुकी हूँ कैसे याद करना है। किसी विलायक के 1 लीटर में ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या नॉर्मलता, इसे कैपिटल N से दर्शाते हैं, इकाई ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। किसी विलायक के 1 लीटर में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या मोलरता, कैपिटल M से दर्शाते हैं, इकाई मोल प्रति लीटर। मोललता 1000 ग्राम में उपस्थित मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है, कैपिटल M से शो करते हैं, इकाई मोल प्रति किलोग्राम। फिर आपको इनके सूत्र याद करने हैं। सभी सूत्रों में विलेय का भार गुणित 1000 ऊपर है, जहाँ ग्राम तुल्यांकी भार है वहाँ ग्राम तुल्यांकी भार, जहाँ लीटर में आपने लिया है वहाँ विलयन का आयतन, जहाँ ग्राम में किया है उसमें ध्यान रखना है वो विलयन का नहीं, किसका द्रव्यमान रहेगा? विलायक का। तो ग्राम तुल्यांकी भार, अणुभार, अणुभार,
क्लियर है ये? स्टूडेंट अच्छे से लर्न कीजिएगा। इसके जो नोट्स हैं वो मैं PDF के फॉर्म में आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो उसको देखिए और समझाए हुए वीडियो को बार बार देखकर समझिए और लर्न कीजिए। अब हम चौथा देखते हैं, मोल प्रभाज। हमारा नेक्स्ट टॉपिक था मोल प्रभाज। मान लीजिए हमारा जो विलयन है, विलयन में 2 घटक हैं, 2 अवयव हैं, A और B, मतलब पानी और शक्कर। जो ज़्यादा है वो विलायक कहलाएगा और जो कम है वो विलेय कहलाएगा। तो हम मान रहे हैं हमारे विलयन में 2 घटक हैं, A और B। तो A के जो मोल हैं उन्हें हम Na से दर्शा रहे हैं विलयन में, और B के जो मोल हैं उसे Nb से दर्शा रहे हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं मोल प्रभाज। प्रभाज मतलब क्या होता है बेटा? तो मान लीजिए आपके पास ये एक रोटी थी, इस रोटी को आपने 3 डिफरेंट कलर से कलर कर दिया। यहाँ पर आपने चॉकलेट डालकर चोको कर दिया उसे, यहाँ ग्रीन कलर डालकर ग्रीन कर दिया। तो ग्रीन का प्रभाज या ऑरेंज का, यहाँ पर कुछ ऑरेंज कलर मिलाकर ऑरेंज कर दिया। तो पूछें ग्रीन का प्रभाज क्या है? प्रभाज मतलब अंश। तो ग्रीन का भाग कितना है? 1/3, क्योंकि कुल भाग उसमें कितने हैं? 3। इसी तरह यदि पूछें कि चॉकलेट का प्रभाव कितना है, प्रभाज कितना है, तो 1/3। ऑरेंज का पूछें तो 1/3। जब इस 1/3, 1/3, 1/3 को हम मिला देंगे तो 3/3 बनेगा, मतलब वो पूरी रोटी आपकी क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। उसी तरह प्रभाज मतलब होता है अंश या भाग। तो विलयन में किसी एक घटक के मोलों की संख्या, मान लीजिए मुझे A का प्रभाज निकालना है, मोल प्रभाज निकालना है, तो जिसका प्रभाज निकालना है उसके मोलों की संख्या ऊपर। और देखिए हमने इसमें कुल कितने भाग किए थे? 3 भाग। तो हम 3 भाग को नीचे लिख रहे थे, मतलब कुल भाग क्या आएंगे नीचे? तो कुल मोल कितने हैं? Na/Nb। तो विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है? मोल प्रभाज कहलाता है। इसी तरह मुझे घटक B का मोल प्रभाज निकालना हो, मोल प्रभाज को हम X से दर्शाते हैं। XA मतलब विलायक का मोल प्रभाज, XB मतलब विलेय का मोल प्रभाज। तो जिसका मोल प्रभाज निकालना है उसके घटक की संख्या ऊपर रहेगी, उसके मोल ऊपर रहेंगे और कुल मोल क्या रहेंगे? नीचे रहेंगे। तो मोल प्रभाज क्या होता है? तो विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या का अनुपात। जब भी चीज़ें बटे में लिखी होती हैं तो परिभाषा के दौरान उनके लिए किस शब्द का उपयोग करते हैं? अनुपात का। यदि हमें मान लीजिए कुछ डिफाइन करना है, Z = A+B, इसको डिफाइन करना है, तो किसी पदार्थ के लिए Z का मान A और B के योग के बराबर होता है। जब प्लस होता है तो योग वर्ड का यूज़ करते हैं, माइनस हो तो अंतर वर्ड का यूज़ करते हैं, और गुणा हो तो गुणनफल वर्ड का यूज़ करते हैं, और जब बटे में संख्या हो तो किस शब्द का उपयोग करते हैं? अनुपात का। तो किसी घटक का मोल प्रभाज, विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाज किसी एक घटक के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। यदि B के मोल प्रभाज की बात करें तो B के मोल प्रभाज बटे कुल प्रभाज। अब किसी विलयन में कितने भी घटक क्यों ना हो, जब उनके मोल प्रभाजों को मिला दिया जाता है तो उसका योग हमेशा क्या आता है? इकाई आता है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि विलयन में उपस्थित घटकों के मोल प्रभाजों का योग सदैव खाली स्थान होता है। तो विलयन में उपस्थित घटकों के मोल प्रभाजों का योग सदैव क्या होता है? इकाई होता है। और इसकी कोई यूनिट या इकाई नहीं होती, क्योंकि ऊपर भी मोल है और नीचे भी मोल है। मोल से मोल कटेगा, समान संख्याओं का अनुपात होने के कारण इसकी कोई भी इकाई नहीं होती। तो विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज कहलाता है। इसे X से दर्शाते हैं। यदि विलयन में 2 घटक A और B हैं, A के मोलों की संख्या Na, B के मोलों की संख्या Nb है, तो घटक A का मोल प्रभाज X से बराबर, जिसकी बात कर रहे हैं वह ऊपर और कुल मोलों का योग नीचे। यदि घटक B के मोल प्रभाज की बात कर रहे हैं तो B के मोल ऊपर और कुल मोलों के योगों का अनुपात जो योग है वो नीचे। इसकी कोई इकाई नहीं होती। विलयन में उपस्थित समस्त घटकों के मूल प्रभाजों को मिलाने पर उनका योग सदैव कितना आता है? इकाई आता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, PPM। देखिए अब हम देखते हैं PPM। PPM का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स प्रति मिलियन। मिलियन किसको कहते हैं? तो 10 की घात 6 को। 10 पर जब 6 शून्य लगते हैं तो इसे सामान्य भाषा में हम 10 लाख कहते हैं।
और जो इंटरनेशनली है उसे 1 मिलियन कहा जाता है। यहाँ पर जो आपका विलियन रहेगा, विलियन कैसा रहेगा? जब विले की मात्रा बहुत कम है और विलियन बहुत ज़्यादा है, तब हम विले की सूक्ष्म मात्रा को बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित विलियन में दर्शाने के लिए इस ppm इकाई का उपयोग करते हैं। आपने न्यूज़ चैनल में देखा होगा, वातावरण में हमें जब गैसों का प्रदूषण बताना होता है तो दिल्ली में SO2 इतने ppm पाई गई। तो ppm मतलब विलायक का 10 लाख भाग भार में कितने विले की मात्रा है। उस सूक्ष्म मात्रा को दर्शाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? पार्ट्स प्रति मिलियन का। तो जब विले की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म होती है तो सांद्रता को पार्ट्स पर मिलियन में प्रदर्शित करते हैं। किसी विलियन के 10 लाख भाग भार में उपस्थित विले की मात्रा, किसी विलियन के 10 लाख भाग भार में उपस्थित विले की मात्रा उसका ppm में सांद्रण कहलाती है। क्योंकि विलियन कैसे बनता है? विले और विलायक को मिलाकर। तो विलियन के 10 लाख भाग भार में उपस्थित विले की मात्रा विलियन का ppm में सांद्रण कहलाती है। इसका सूत्र क्या होगा? हमेशा हम विले को ऊपर रखते हैं और विलियन कुल नीचे आता है। तो विले की ग्राम में मात्रा बटे विलियन की ग्राम में मात्रा गुणित 10 की घात 6। किसी विलियन के 10 लाख भाग भार में उपस्थित विले की मात्रा उसका ppm में सांद्रण कहलाती है। इस इकाई का उपयोग केवल कब किया जाता है? जब विले की सूक्ष्म मात्रा बहुत अधिक विलियन में उपस्थित होती है। 10 लाख भाग भार विलियन जब होगा तब उसमें विले की सूक्ष्म मात्रा को दर्शाने के लिए इस इकाई का उपयोग हम करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये 5 शब्द आज आपको मैंने पहले प्रश्न में दिए थे, नॉर्मलता, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज और ppm। तो इन 5 को आप अच्छे से लर्न कीजिए, समझिए और इनके नोट्स आपको PDF फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।